पॉलिसी की जहां तक बात है तो लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो पॉलिसी को जो है वो एक डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रखे, यानी कि कंट्रोल्ड रखे, उसके ऊपर बाकायदा सीरियल नंबर होना चाहिए, उसकी ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी मास्टर कॉपी जो है वो हमारे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो होता है कंपनी का उसके पास होनी चाहिए, बाकी का कॉपीज जो हैं डिफरेंट जगहों पे लगी होनी चाहिए। तो सेकंड ये वो कहता है कि जी पॉलिसी जो है आपकी वो प्रॉपरली कम्युनिकेट होनी चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी की हो, क्वालिटी की हो, एनवायरनमेंट की हो, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हो, यानी कि ऐसी विजिबल जगहों पे लगी होनी चाहिए कि हर बंदे को एक्सेसिबल हो और कम्युनिकेट भी हुई हुई हो। इसके अलावा टू बी अवेलेबल विद इंटरेस्टेड पार्टीज एज अप्रोप्रिएट, वो कहता है अगर ज़रूरी है, आप समझते हैं, तो आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज का जो हमने कल जिक्र किया था कि इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज जो हम हमारे बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होती हैं, हमारे कस्टमर्स हो गए, हमारे स्टेक होल्डर्स हो गए, हमारे एम्प्लॉयज हो गए, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, ये सारे हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। तो ये सारी इंटरेस्टेड पार्टीज क्या करेंगी कि उनके पास भी आपकी पॉलिसी होनी चाहिए ताकि उन्हें आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट समझ आए, मैनेजमेंट का जो कमिटमेंट है टुवर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी वो बड़ा क्लियरली उनको पता चले। और रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यानी कि आपकी पॉलिसी रेलेवेंट होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, बिल्कुल रियलिस्टिक इन नेचर होनी चाहिए, यानी कि उसमें हमें कोई ख्याली बातें नहीं करनी है, जो रियलिस्टिक अप्रोच है, अप्रोप्रिएट है, हमारी वर्क प्लेस को सूट करती है, वही चीज़ें हमने उसमें मेंशन करनी है। रेलेवेंसी भी उसकी होनी चाहिए। तो इधर तक कल हमने पढ़ा था। अभी हम 5.3 को देखते हैं। 5.3 कहता है जी कि ऑर्गेनाइजेशनल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज भी होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने पॉलिसी एक डिवेलप की है तो जाहिर बात है सिर्फ आपने पॉलिसी ही तक नहीं रहना है, उस पॉलिसी को आपने असाइन करना है, उस पॉलिसी को के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस पॉलिसी में जो कमिटमेंट की गई है, उस कमिटमेंट को जाहिर बात है आपको अचीव भी करना है। तो उसको अचीव करने के लिए आपके पास जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज हैं वो आपने डिफाइन करनी है, लोगों को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से बताना है। यानी हर अगर मैं सेफ्टी का इंचार्ज हूं तो मैं मुझे पता होना चाहिए मेरी क्या रोल्स हैं, मेरे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जनरल मैनेजर को पता होना चाहिए उसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि इस पॉलिसी को जो हमने बनाई है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे क्या रोल्स हैं, एम्प्लॉय के क्या रोल हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने क्लियरली डिफाइन करनी है जब अपना मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना है। अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे हमने अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की जब हमने अपना मैनुअल डेवलप किया। फिर वर्कर्स एट ईच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शेल अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही बात करता है फॉर दोज एस्पेक्ट ऑफ ओश मैनेजमेंट सिस्टम। एस्पेक्ट होता है इसके रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं हर लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे, यानी कि जीएम वर्क्स, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, वर्कर्स, सेफ्टी वाले, सबको क्लियरली जो ओश एस्पेक्ट आएगा या ओश का अफेक्ट आएगा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का अफेक्ट आता है, जो उससे जो रिस्क जनरेट हो रहा है, उससे जो अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है, उन सब के बारे में ईच लेवल पर उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए। फिर टॉप मैनेजमेंट शैल असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर इंश्योरिंग दैट ओश मैनेजमेंट सिस्टम कंफर्म्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। कौन किस डॉक्यूमेंट की ये यहाँ पे बात कर रहा है, 45,001 की। वो कहता है कि जी मैनेजमेंट को इस चीज़ को भी इंश्योर करना है कि ये जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके उसको हम बेसिकली कंप्लाई कर रहे हैं, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने असाइन की हैं इस स्टैंडर्ड की कंप्लायंस भी उसमें है। इसी तरह रिपोर्टिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ओश मैनेजमेंट सिस्टम टू टॉप मैनेजमेंट, जितने भी हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, हमारे लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, हमारे लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन हो गई हैं तो फिर ये लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि वो प्रॉपरली टॉप मैनेजमेंट तक जाएं चीज़ें, यानी कितनी ट्रेनिंग्स आपने अटेंड की हैं, कितने आपके लीडिंग केपीआईज हैं, नियर मिस कितने रिपोर्ट हुए हैं, एक्सीडेंट कितने हुए हैं, एलटीआईज कितने हुए हैं, टोटल वर्किंग आवर्स आपके कितने हैं, वो सारी चीज़ें लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि टॉप मैनेजमेंट तक कम्युनिकेट हों एक एक बंदे को। अब हम इससे आगे बात करते हैं 5.4 की। इससे पहले मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो क्लास था उसके हवाले से बताता हूँ कि उसको जब हमने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना है तो कैसे लोगों को मतलब अपने
उस मैनेजमेंट सिस्टम में उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करना है। तो आप देखें 5.3 क्लास जो स्टैंडर्ड का है वो कहता है ऑर्गेनाइजेशनल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होनी चाहिए। आपको हार्ट सीमेंट ने 5.3 जो अपना क्ला रखा है उसमें भी उसने नाम दिया है ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को उसने डिफाइन किया है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज को उसने डिफाइन किया है। आप देखें कि जीएम वर्क्स की रोल्स एंड अथॉरिटीज को उसने डिफाइन किया है। उसने बड़ा क्लियरली कहा है द जनरल मैनेजर इज ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द प्लांट ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका हिस्सा है क्यूएमएस, ईएमएस एंड एचएसएमएस, हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अब उसकी देखे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने डिफाइन कर दी हैं कि वो इंश्योर करेगा सारे डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज कंफर्म टू कस्टमर लीगल एनवायरनमेंट एंड एचएससी रिक्वायरमेंट्स। वो इंश्योर करेगा अप्रूव्ड आईएमएस प्रोसीजर्स एंड अडॉप्ट द अपडेटेड एज नीडेड। यानी हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन कर दिया है। फिर जारी बात है ये आईएमएस है, तो क्वालिटी एनवायरनमेंट और एचएससी डिपार्टमेंट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सेफ्टी वालों की, क्वालिटी वालों की, एनवायरनमेंट वालों की। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर रहा होता तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिखता एचएससी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चूंकि हमने आईएमएस डेवलप किया तो अब कहते हैं द क्वालिटी एनवायरनमेंट एचएससी डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। नीचे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी गई हैं। इसी तरह मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव एमआर होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो आईएमएस भी हो सकता है, वो एनवायरनमेंट भी हो सकता है, वो क्वालिटी वो सेफ्टी भी हो सकता है। उसको रिटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव अनाउंस कर देती है, ऑफिशियली ऑफिस ऑर्डर निकाल देती है कि ये बंदा मेरा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव है। आपका जितना भी मास्टर डेटा पड़ा हुआ होता है उस मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव के पास होता है। यानी वो अपना मास्टर डेटा रिटेन करता है, आपको वो जितना भी डेटा प्रोवाइड करता है। यानी एक एसओपी है परमिट टू वर्क सिस्टम की, तो बीइंग एचएस इंचार्ज मेरे पास मास्टर एसओपी नहीं होगी, मेरे पास वो मेन एसओपी नहीं होगी। मेरे पास उस एसओपी की जो मास्टर एसओपी है उसकी एक कंट्रोल्ड कॉपी होगी। यानी मेरे एमआर ने मास्टर कॉपी अपने ऑफिस में रिटेन की हुई है, और जब एक्सटर्नल ऑडिटर आते हैं ऑडिट करते हैं वो मेरे पास नहीं आएंगे, वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव के पास सबसे पहले जाएंगे और वहां पे जाके उसे बोलेंगे कि जी आप हमें अपनी एसओपीज दिखाओ मास्टर। सबसे पहले वो मास्टर लिस्ट निकलवाएंगे डॉक्यूमेंट्स की। मास्टर लिस्ट निकल आई, उस लिस्ट से फिर वो क्या करेंगे कि कहेंगे जी ये फलां एसओपी निकालें। अब वो एसओपी वहां से उठाएंगे, मास्टर जो कॉपी है, और मेरे पास आके चेक करेंगे कि आप हमें अपनी परमिट टू वर्क सिस्टम की एसओपी दिखाएं। तो जब मैं अपनी फाइल से एसओपी निकालूंगा तो उस पर कंट्रोल्ड कॉपी की स्टैंप होगी, जो कि किसने लगाई होगी, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव ने। तो हमने अपने एमआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी असाइन कर दी कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट को रिटेन कर रहा होता है, ऑडिट करवा रहा होता है। अच्छा, एम्प्लॉयज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमने अपने एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी डिफाइन कर दिया कि हर वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी तरह हम जब अपना मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करते हैं तो अपने स्टैंडर्ड को अपने सामने रख के और हम अपना मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। अब हम चूंकि 5.4 क्लास पे आ गए हैं तो 5.4 क्लास की जब हम जिक्र करेंगे तो अब लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि पॉलिसी को डेवलप करें। सबसे पहले हमने जिक्र किया, फिर हमने कहा यार इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अच्छा ये जो स्टैंडर्ड का ऑर्डर है ना, यानी पहले वो पॉलिसी की बात कर रहा है, देखें अब साथ ही वो बात कर रहा है कि जी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी आप असाइन करें। अब उस पॉलिसी को अचीव करने के लिए वो कहता है जी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी असाइन हो। अब जब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन हो गए तो फिर वो कहता है कि जब भी आप अपना मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करेंगे तो आप एम्प्लाई के साथ कंसल्टेशन करेंगे, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर को इंश्योर करेंगे। ऐसा ही नहीं हो कि आपने जी एक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है और आपने खुद ही उसको डेवलप कर दिया है। अब यानी कि वो आपकी ऑफिस तक महदूद रहा है, उसमें कोई वर्कर कंसल्टेशन का हिस्सा ही नहीं है, कोई वर्कर पार्टिसिपेशन वहां पे हुई ही नहीं है। तो अब जब ना कंसल्टेशन हुई है ना पार्टिसिपेशन हुई है और आपने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी डेवलप कर लिए हैं, मैनुअल भी डेवलप कर लिए हैं, तो वो एक इफेक्टिव डॉक्यूमेंट नहीं होगा क्योंकि उसमें वर्कर कंसल्टेशन पार्टिसिपेशन का कोई रोल नहीं होगा। तो आपने वर्कर कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन को
इंश्योर करना है। अब वो कहता क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टेब्लिश ए प्रोसेस फॉर कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर एट एप्लीकेबल लेवल्स, रिप्रेजेंटेटिव इन द डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। यानी तीनों प्रोसेस जो हैं, जब आप मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तब भी, जब आप प्लान कर रहे हैं चीज़ों को, आप अपनी एसओपीज डेवलप कर रहे हैं तब भी, और इम्प्लीमेंटेशन फेज पे भी आप उस उन्हें इंगेज करेंगे तमाम लोगों को। और उसके लिए आप एक प्रॉपर प्रोसीजर डेवलप करेंगे वर्कर कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन का। ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए क्या करती है, वर्कर कंसल्टेशन पार्टिसिपेशन के लिए अपने प्रोसीजर डेवलप कर लेती हैं। अपने प्रोसीजर डेवलप कर लेती हैं या अपने मैनुअल में इसका जिक्र कर देती हैं कि हम वर्कर के साथ ऐसे कंसल्ट करेंगे। अब वो कहते हैं कैसे करना है आपने कंसल्ट, ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है। ऑर्गेनाइजेशन को करना है प्रोवाइड मैकेनिज्म, मैकेनिज्म एक डेवलप करना है, टाइम, ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन। अब आपने अपना एक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप तो कर लिया है, लेकिन आपने लोगों को उसके हवाले से ट्रेन ट्रेन भी करना है। अब लोगों को, जहरी बात है, लोग काम कर रहे होते हैं वर्क प्लेस पे, उनको अपनी वर्क प्लेस से निकालना एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो उनके लिए टाइम भी आपने स्पेयर करना है और एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप करना है। यानी कि आपने उनके एचओडी से सबसे बात करनी है कि जी हमने मैनुअल डेवलप करना है, उसके लिए हम पॉलिसी डिजाइन डिजाइन करने जा रहे हैं, हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक मीटिंग रखी है। वो, अब जितना ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आप उनकी अटेंडेंस शीट को रिकॉर्ड करेंगे, उस मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाएंगे, तो आपने क्या किया, फॉर्मली वर्कर कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया। वर्कर को कंसल्ट करने के बहुत से तरीके हैं, यानी जरूरी नहीं है कि आपने एक मीटिंग ही करनी है। आप एचएससी कमेटीज बना सकते हैं, यानी कन्फाइंड स्पेस की कमेटी बना दी, वर्क एटाइड की कमेटी बना दी, और कन्वेयर बेल्ट सेफ्टी की कमेटी बना दी, डस्ट की कमेटी आपने बना दी, जितने भी आपके कोर रिस्क हैं वर्क प्लेस पे, H2S की कमेटी बना दी आपने, मेडिकल इमरजेंसी की कमेटी बना दी, फायर की कमेटी बना दी। अब वो क्या कर रहे हैं लोग, आप 8-10 एरिया के लोग हैं, आपने चुन लिए डिफरेंट एरिया से, अब वो रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने अपने एरिया के। तो आपने कमेटी मीटिंग साल भर करते रहना है। यानी आपने अब जब अपना ट्रेनिंग का कैलेंडर बनाना है, साथ आपने अपनी मीटिंग्स का कैलेंडर भी डेवलप कर लेना है। तो आप क्या करेंगे कि जब मीटिंग्स का कैलेंडर डेवलप करेंगे तो अपने डे टू डे मंथ में आपने 2 मीटिंग स्केड्यूल कर लेनी है जी, इस महीने मेरी कन्फाइंड स्पेस की और इस महीने मेरी वर्क एटाइड की मीटिंग है। तो आपको अपने वर्कर से फीडबैक मिलेगा, लोग आपको बताएंगे सर फलां एरिया में टो बोर्ड नहीं है, हमारी फुल बॉडी हार्नेस टर्न आउट हो गई हैं, खराब हो गई हैं, हमारे पास जितनी भी बेल्ट्स हैं, सिंगल लैंड यार्ड है, डबल लेग लैंड यार्ड, फुल बॉडी हार्नेसेस नहीं है। तो देखिए अब वर्कर का एक फीडबैक आपके पास आना शुरू हो गया है। यानी वो जो कंसल्टेशन पार्टिसिपेशन का एक क्ला है, आप उसको फुलफिल करना शुरू हो गए हैं। इसी तरह आपकी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होती हैं, आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, उसमें आप वर्कर्स के 8-10 रिप्रेजेंटेटिव को लाजमी बुला लें। तो जब ऑडिटर आएगा और आपसे पूछेगा जी आपने कैसे कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन किया है, तो आप बता सकते हैं जी हम अपनी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाते हैं, उसमें हमारे वर्कर्स शामिल होते हैं, हम उनसे फीडबैक लेते हैं, वहां पे भी हम कंसल्टेशन पार्टिसिपेशन को इंश्योर करते हैं। हम अपनी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स करते हैं, उसमें भी हम अपने वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव में बुलाते हैं, उनसे हम फीडबैक लेते हैं। हम अपने जो है कमेटी मीटिंग्स करते हैं, हमने जो कमेटीज बनाई हुई हैं उनसे भी, उधर से भी हमें फीडबैक मिलता है। तो हम इस तरह अपने कंसल्टेशन पार्टिसिपेशन के क्ला को फुलफिल कर रहे हैं। तो यकीनन जो ऑडिटर होगा वो आपसे सेटिस्फाई होगा, या आप खुद ऑडिटर होंगे तो आप जाके देखेंगे इन चीज़ों को कि यार ये कंसल्टेशन का कौन सा मोड यूज कर रहे हैं। अब प्रोवाइड टाइमली एक्सेस टू क्लियर, अंडरस्टैंडेबल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉश मैनेजमेंट सिस्टम। टाइमली और क्लियर अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है अपने वर्कर को अपने मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। इसी तरह डिटरमाइन एंड रिमूव obstacles बैरियर्स टू पार्टिसिपेट एंड मिनिमाइज दोज दैट कैन नॉट बी रिमूव। ऐसे बैरियर्स होते हैं, आप अब जब अपना मैनेजमेंट सिस्टम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वर्कर के साथ, तो उसमें बहुत से बैरियर्स होते हैं, जिस तरह लैंग्वेज बैरियर, थ्रेट्स हो गए आपके, फियर ऑफ पनिशमेंट हो गई, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, नो ट्रेनिंग, पुअर कम्युनिकेशन, सुपरवाइजर प्रेशर होता है, लोग आने नहीं देते हैं वर्कर्स को आपके साथ कंसल्ट। तो इन सारी चीजों को रिमूव करना, इन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना, इन बैरियर्स को रिमूव करना लीडरशिप की जिम्मेदारी है। अब हम बात करते हैं 5.3 क्ला
को हमने जिक्र 5.4 कर लिया। 5.4 को अब हम फर्दर स्टडी करते हैं कि कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन जो है वर्कर के साथ जब हम करेंगे तो लीडरशिप की मजीद क्या जिम्मेदारियां होंगी। वो कहता है जी, एम्फोसाइज द कंसल्टेशन ऑफ नॉन मैनेजेरियल वर्कर ऑन द फॉलोइंग। सिर्फ मैनेजर से आपने नहीं रब्ता करना है, सिर्फ मैनेजर से आपने अपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करते हुए नहीं एंगेज करना है, बल्कि आपने क्या करना है कि नॉन मैनेजेरियल स्टाफ को, लेबर्स को, वर्कर्स को, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने कमेटीज डेवलप करके साइट से, वर्क प्लेस से, अपने एरिया से लोगों को बुलाना है। फिर वो कहता है डिटरमाइन द नीड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। यानी जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया था कि नीड्स एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस होती हैं इंटरेस्टेड पार्टीज की, वो हमें चेक करनी है लोगों की क्या है। फिर हमने ओश, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डेवलप करनी है। उस टाइम पे हमने उनसे कंसल्ट करना है कि हम ये पॉलिसी डेवलप करने जा रहे हैं। जब हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज डिफाइन करनी है, तब हमने उनसे कंसल्ट करना है। डिटरमाइन हाउ टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं, उस टाइम पे हमने उनसे कंसल्टेशन पार्टिसिपेशन करनी है। इसी तरह हमने जब ऑब्जेक्टिव सेटिंग करनी है अपनी साल के, हम ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं पहले ही, तो उस टाइम पे हमने उनके साथ जो है वो कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन करनी है। हमने उनकी मर्जी से, अब फॉर एग्जांपल मैं क्वार्ट सीमेंट की बात करूं तो यहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्टिव खुद सेट करते हैं। यानी कंसल्टेशन पार्टिसिपेशन को हम इस हद तक अ, यानी कि हमने अपने आप को एंगेज किया हुआ है कि वर्कर खुद अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है। हम उसे एक फ्रेमवर्क दे देते हैं, बाकी वो खुद हमें ऑब्जेक्टिव सेट करके बताता है कि मैं सेफ्टी के हवाले से ये चीज़ करूंगा, मैं सेफ्टी के हवाले से ये चीज़ करूंगा, मैं इतनी ट्रेनिंग साल में करवाऊंगा, मैं इतनी अटेंड करूंगा, मैं इतनी टीबीटीज करवाऊंगा। जो हमारे एचआर को वो सबमिट करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उसका बाय एनुअली रिव्यू भी करते हैं। हम देखते हैं आपने कितना काम किया है, और बाय द एंड ऑफ ईयर जब हम इस अप्रेजल को क्लोज कर रहे होते हैं, तो हमारा वर्कर सेल्फ अप्रेजल करता है। वो खुद, उसको पता होता है मैंने इतनी ट्रेनिंग्स करवाई हैं, मैंने 3 ट्रेनिंग्स करवानी थी, इसके मैंने 6 नंबर रखे थे, इसका मतलब है 2 ट्रेनिंग्स, 2 नंबर फॉर ईच ट्रेनिंग। तो मैंने 2 करवाई हैं तो मेरे 4 नंबर है। वो खुद अपना सेल्फ अप्रेजल करता है। मैंने कहा था मैं साल में 200 बंदों की टीबीटी करूंगा, तो मैंने 200 बंदों की टीबीटी 100% कर ली है, तो मैंने 10 नंबर दिए थे, तो इसमें से 10/10 है मेरे। तो उसको खुद पता होता है कि मेरी हर टीबीटी के अगेंस्ट कितने नंबर हैं, हर ट्रेनिंग के अगेंस्ट कितने नंबर हैं। मैंने परमिट टू वर्क पे एक स्पेशल सेशन अरेंज करना था, उसके मेरे 5 नंबर थे, वो मैंने अरेंज नहीं किया, वो 5 नंबर मेरे कट गए। तो सेल्फ अप्रेजल हम करवाते हैं। तो हम इसी तरह डिटरमाइन एप्लीकेबल कंट्रोल फॉर आउटसोर्सिंग प्रोक्योरमेंट कंट्रैक्टर्स। इसी तरह लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो आउटसोर्सिंग प्रोक्योरमेंट जब हम करते हैं, या आउटसोर्सिंग करते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करते हैं, तो उस टाइम पे भी कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन को इंश्योर करें। फिर वो कहता है जी, ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन व्हाट नीड टू बी मॉनिटर मेजर एंड एवेल्युएटेड। लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि किस चीज को हमें मॉनिटर करना है, किस चीज को मेजर करना है, एवेल्युएट करना है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को इंश्योर करे, और कंसल्टेशन में इस चीज को भी मद्देनजर रखे। फिर वो कहता है एम्फेसाइजिंग द कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन मैनेजेरियल वर्कर इज इंटेंडेड टू अप्लाई टू अ पर्सन कैरिंग आउट द वर्क एक्टिविटी, बट इज नॉट इंटेंडेड टू एक्सक्लूड। वर्कर कंसल्टेशन पार्टिसिपेशन जब हम करते हैं, जिसमें हम नॉन मैनेजेरियल लोगों को एंगेज करते हैं, तो वो हम इसलिए भी करते हैं कि हमें वो डायरेक्टली वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमें उनसे जो फीडबैक मिलता है एक नॉर्मल वर्कर से हमें वो फीडबैक नहीं मिल सकता। तो इसलिए भी हम कंसल्टेशन पार्टिसिपेशन उनसे करते हैं, बल्कि इसलिए वो कहते हैं हमें नहीं करना है, हमारी इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि हम इससे एक्सक्लूड कर दे। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है मैनेजर्स हु आर इम्पैक्टेड बाय वर्क एक्टिविटीज और अदर फैक्टर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पे मैनेजर्स जो कि किसी वर्क एक्टिविटी से इम्पैक्ट होते हैं, तो हमें उसे एक्सक्लूड नहीं कर देना है, निकाल नहीं देना है, बल्कि हमें उससे कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन करनी है, और ये जिम्मेदारी होगी हमारी लीडरशिप की। अब वो कहता है कि जी 5.4 क्लास में ही कि एम्फेसाइज द पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन मैनेजेरियल वर्कर इन द फॉलोइंग। अब नॉन मैनेजेरियल वर्कर्स जो हैं, जितने भी हमारे पास लेबर्स होते हैं,